अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का मेरा लेक्चर रिलेवेंसी ऑफ कैरेक्टर के बारे में है। ये क्यूएसओ का एक नहायत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से इसकी बहुत वैल्यू है क्योंकि ये रिपीटेडली आता रहता है। इसलिए मेरे फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए ये बहुत ही एक हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो इस कंसेप्ट को समझने के लिए। रेलिवेंसी ऑफ कैरेक्टर यानी सिविल और क्रिमिनल केसेस के अंदर कैरेक्टर कब रेलिवेंट होता है और कब कैरेक्टर के बारे में बात की जाती है और कब कोर्ट कहती है कि कैरेक्टर के बारे में आप बात नहीं करनी है, उसके बारे में एविडेंस जो है वो नहीं ली जाएगी। तो ये इसके लिए जो रेलेवेंट प्रोविजंस हैं वो क्यूएसओ के आर्टिकल 66 से लेकर 69 तक हैं। अच्छा, जनरली क्या होता है कि हमारे स्टूडेंट्स जब अपना क्वेश्चन प्रिपेयर करते हैं तो जैसे कि वो बुक्स के अंदर होता है एक लगे बंदे तरीके से स्टूडेंट्स वैसे ही जो है एज इट इज उसको जाके बुक में से देखा और जाके उसको रिप्रोड्यूस कर देती हैं अपनी आंसर शीट पर, जिसकी वजह से एक तो मैं हमेशा कहती हूँ कि हमेशा एक जैसी चीज मत लिखें क्योंकि एग्जामिनर जब पेपर को उसको चेक कर रहा होता है तो एक शीट आई दूसरी शीट आई और हर एक के अंदर जब एक ही पैटर्न के ऊपर लिखा जा रहा है, इवन सेंटेंसेस भी सेम होते हैं, तो जब वो 10-12 शीट्स चेक करता है ना तो उसको खुद जबानी याद हो जाता है कि आपने क्या लिखा होगा अपनी अपने उसके अंदर और शीट के अंदर, और उसको सारा जो है ना सारी चीजें उसको पता चल जाती हैं कि इनमें से ये कोई भी ऐसा नहीं है जो क्रिएटिव माइंडेड है, सबने एक रटे रटाए तरीके से रट्टा लगाया और बस लिख दिया है। तो बुक के अंदर जो है जितना भी लिखा हुआ होता है थोड़ी उसके ऊपर गौर किया करें और उसके अंदर जो है कुछ वेरिएशन लेकर आए, कुछ क्रिएटिविटी अपनी भी करें, कुछ खुद भी सोचें। वैसे भी आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, फाइनल ईयर में बैठ के पेपर को अटेम्प्ट करना उसकी टेक्निक थोड़ी डिफरेंट होती है, जो वो भी मैं आपको बताऊंगी। उसकी अगर आपने मार्क्स ले लिए ना फाइनल ईयर में तो आप काइंडली उस तरीके से मत, एक रटे रटाई तरीके से मत करें। आप सिर्फ बुक के अंदर देख के एज इट इज उसको जाके रिप्रोड्यूस मत कर दें, बल्कि आप उसको मुनासिब जगहों पर आप अपनी जो है अपने अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए उसमें मुनासिब तब्दीलियां लेकर आए। अब जैसे यही क्वेश्चन है, अगर आप किसी भी बुक को उठाकर देख ले जो इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है, उस बुक के अंदर इसको उठा के सिंपली जो है वो करेक्टर की एक मखसूस किस्म की डेफिनेशन दे के और फिर उसको आर्टिकल वाइज जो है इसको एक्सप्लेन कर दिया गया होगा। लेकिन आपने जब अपने क्वेश्चन को करना है, अगर आप इसके ऊपर गौर करें तो इसके अंदर जो है कुछ चीजें ऐसी हैं कि आपको महज इसके ऊपर अगर आप थोड़ा सा इस पे फोकस करते हैं तो आप अपने क्वेश्चन को दूसरों से बहुत डिफरेंट बना सकते हैं। जैसे यहाँ सबसे पहले जाहिर है आपने करेक्टर के बारे में बात करनी है, वेदर करेक्टर इज रेलिवेंट इन सिविल केस, व्हेन इट इज रेलिवेंट इन सिविल केस, व्हेन इट इज रेलिवेंट इन क्रिमिनल केसेस। तो वो वहां पर आपसे ऑफ कोर्स सबसे इंपॉर्टेंट इशू तो यही है कि व्हाट इज मेंट बाय करेक्टर। आपने सबसे पहले करेक्टर को डिफाइन करना है और करेक्टर की डेफिनेशन आपने कहीं और से नहीं लेनी। आर्टिकल 66 से इस क्वेश्चन का स्टार्ट होता है, आर्टिकल 69 पर ये क्वेश्चन खत्म होता है। 69 की जो एक्सप्लेनेशन है आपने उसको वहां से देखना है। और सबसे पहले आपने अपने पेपर के अंदर भी जब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करना है तो बजाय इसके कि आप किसी और की डेफिनेशन, किसी डिक्शनरी की डेफिनेशन या कहीं और से आप जो डेफिनेशन करेक्टर की आप कोट करें, आपने आर्टिकल 69 की एक्सप्लेनेशन पर चले जाना है। आर्टिकल 69 की एक्सप्लेनेशन कहती है कि इन दिस इन आर्टिकल 66, 67, 68 एंड 69 यानी रेलेवेंसी ऑफ करेक्टर के बारे में जितने भी आर्टिकल्स हैं उन सारे आर्टिकल्स में जहां जहां वर्ड करेक्टर इस्तेमाल हुआ है, इट इंक्लूड्स बोथ रेपुटेशन एंड डिस्पोजिशन। अब देखिए डेफिनेशन आपको इसके अंदर से ही मिल रही है, लेकिन शर्त ये है कि आप बेयर एक्ट को पढ़ें, आप उसके उसके जो ओरिजिनल जो उसका उसका जो वर्जन है आप उसको देखें तो आपको आपका सारा मसला हल हो जाएगा। आपने दाएं बाएं कहीं से नहीं देखना, ये देखिए इसके अंदर क्लियर लिखा हुआ है, एक्सप्लेनेशन के अंदर लिखा हुआ है कि आर्टिकल 66 से लेकर 69 तक जहां पर भी लफ्ज करेक्टर इस्तेमाल हुआ है, इट इंक्लूड्स बोथ रेपुटेशन एंड डिस्पोजिशन। अब यहाँ अभी मैं इतनी बात कर रही हूँ, इसके इससे जो है अभी मैं आगे नहीं बढ़ रही, आगे बढ़ूंगी, लेकिन पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं। उन्होंने कहा कि करेक्टर, वर्ड करेक्टर इंक्लूड्स बोथ रेपुटेशन एंड डिस्पोजिशन। अब ये रेपुटेशन और डिस्पोजिशन क्या है, यानी उन्होंने एक फार्मूला बता दिया कि करेक्टर को जब आपने डिफाइन करना है तो इट मींस रेपुटेशन प्लस डिस्पोजिशन इज इक्वल टू करेक्टर। अब रेपुटेशन और डिस्पोजिशन क्या होता है इसको बहुत आसान लफ्जों में आपको आपके सामने एक्सप्लेन करूंगी। देखिए हम में से हर इंसान
अपनी ज़िंदगी के अंदर मुख्तलिफ जो जगहों पर मुख्तलिफ किस्म का वो रवैया रखता है। 2 रवैये तो हमारे बिल्कुल बज़ाहिर हमारे बिल्कुल खुले होते हैं कि हम अपने घर के एक हमारा हमारा चेहरा, एक हमारा एस्पेक्ट वो होता है, जो हमारा घर के अंदर होता है, हमारे फैमिली मेंबर्स के लिए होता है, उन लोगों के लिए होता है जो हमसे बहुत क्लोज़ हैं, हमारे फ्रेंड्स हो गए, हमारे जो है रिलेटिव्स हो गए एटसेक्ट्रा, एटसेक्ट्रा। और दूसरा हमारा रवैया, दूसरी हमारी शख्सियत का एक एस्पेक्ट वो होता है जो जनरल पब्लिक के लिए होता है। अब जब हम बात करते हैं वर्ड डिस्पोजिशन की, तो वर्ड डिस्पोजिशन मींस इनहेरेंट क्वालिटीज ऑफ एन इंडिविजुअल। एक शख्स की जो इनहेरेंट क्वालिटीज होती हैं, जो बाय बर्थ उसके साथ हैं, वो सारी क्वालिटीज जो हैं वो उसकी डिस्पोजिशन होती हैं। यानी हम कह सकते हैं कि डिस्पोजिशन क्या है? इंडिविजुअल ओपिनियन बेस्ड ऑन वंस ऑन एक्सपीरियंसेस एंड ऑब्जर्वेशंस। यानी एक शख्स जब खुद से आपसे मिलता है, आपसे आपको ऑब्जर्व करता है, आपसे जो है डीलिंग्स करता है, तो फिर उसके बाद वो आपके बारे में आपके बारे में जो वो राय कायम करता है, वो डिस्पोजिशन है। जबकि रेपुटेशन इससे डिफरेंट है। रेपुटेशन का मतलब है जनरल क्रेडिट ऑफ द पर्सन अमंग द पब्लिक। यानी लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। यानी अ, अगर हम इसको रेपुटेशन को बहुत मुख्तसरन कहना चाहें तो हम कहेंगे कॉमन नॉलेज ऑफ द कम्युनिटी। कम्युनिटी आपके बारे में जो जो कुछ जानती है, जो कुछ आपके बारे में राय रखती है, वो आपकी रेपुटेशन है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अगर आप कभी हम जो लोग जो है ना, जैसे अपने घर में और बाहर वालों के लिए मुख्तलिफ किस्म के रवैये हम मुख्तलिफ मौकों पर रखते हैं, और उसी हवाले से लोग हमारे बारे में डिफरेंट ओपिनियन रखते हैं। ऐसी आप इसको यूं समझें कि जैसे आप किसी अगर आप किसी जाए ना नर्सरी स्कूल में जाएं, तो वहां पर एक बच्चे को लेकर उसकी टीचर और उसके जो मदर है, उनके दरमियान जो वो बच्चे को लेकर उसको जो डिस्कशन हो रही होती है, उसमें बाज़ औक़ात ज़मीन आसमान का फ़र्क पाया जा रहा होता है। टीचर कह रही होती है कि आपका बच्चा जो है दूसरों के टिफ़िन से भी खाना खा जाता है। लेकिन माँ का ये कहना होता है कि मैं घर में तो इसके पीछे-पीछे लेकर फिरती, बच्चा खाना ही नहीं खाता। आप कैसे कह रही हैं? बच्चा घर में और तरह से वो एक्ट करता है या रिएक्ट करता है, लेकिन बाहर आकर वो और तरह से रिएक्ट कर रहा है। बाहर आकर उसकी शख्सियत और तरह से है। घर के अंदर माँ कहती है कि वो चुप करके बैठा रहता है, लेकिन टीचर कहती है कि वो यहाँ तो किसी को ना वो टिकता है, ना वो किसी को टिकने देता है। उसका रवैया इस किस्म का होता है। यानी हम अपने अपने घर वालों के लिए अपने घर के अंदर हमारी जो इनहेरेंट क्वालिटीज होती हैं, हम उनको एक्सपोज कर रहे होते हैं, और वहां पर हमारे रवैये और तरह के होते हैं। लेकिन जिस वक्त हम पब्लिक में जाते हैं, तो बाज़ औक़ात घर के अंदर बहुत बोल्ड नज़र आने वाला बच्चा बाहर जाकर वो बहुत शाई हो जाता है, और बाज़ औक़ात घर के अंदर बहुत शाई रहने वाला इंसान बाहर जाकर बहुत चहकना शुरू कर देता है। तो हमारे रवैये मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। अब यहाँ पर जो आर्टिकल 69 में कहा गया कि इसमें जब हमने करैक्टर की बात करनी है, तो इसमें डिस्पोजिशन भी शामिल होगी, और डिस्पोजिशन से मुराद है व्हाट द मैन एक्चुअली इज। और इसमें रेपुटेशन भी होगी। और रेपुटेशन से क्या मुराद है? व्हाट डज द कम्युनिटी थिंक्स अबाउट हिम। उसके बारे में कम्युनिटी क्या सोचती है, उसके बारे में कम्युनिटी क्या कहती है। यानी इंडिविजुअल ओपिनियन और उसके साथ ही उसकी जो कम्युनिटी की ओपिनियन है, उन दोनों को मिलाकर देखा जाएगा। लेकिन उसके साथ फिर एक बात और इसमें कही गई है कि बट एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 68। अब 68 आर्टिकल को निकाल के बाकी वो कहते हैं कि जहां कहीं भी एविडेंस की बात होगी, एविडेंस में बी गिवन ओनली ऑफ जनरल रेपुटेशन एंड जनरल डिस्पोजिशन। कि इसके अलावा हमने जो यानी बाकी सारे आर्टिकल्स में जहां पर भी हमने करेक्टर की बात करनी है, हमने उसमें डिस्पोजिशन को भी शामिल रखना है, हमने उसमें रेपुटेशन को भी शामिल रखना है। लेकिन हम जो उसकी इंडिविजुअल जो उसका उसका जो एक जिसको कहीं उसकी जो एक जब हम माँ सिवाय आर्टिकल 68 के बाकी हम जहां पर भी बात करेंगे, हम वहां पर उसकी जो जनरल रेपुटेशन है, जो जनरल डिस्पोजिशन है, हम उसको डिस्कस करेंगे। हम उसकी जो पर्सनल जो है हम उसको उसके बारे में बात नहीं करेंगे। अच्छा, अब ये हमने करेक्टर को डिफाइन कर लिया। अब करेक्टर की डेफिनेशन के बाद हम आते हैं आर्टिकल 66 पर। आर्टिकल 66 कहता है कि सिविल केसेस के अंदर आप करेक्टर के बारे में बात नहीं करेंगे। इसकी वर्डिंग देखिए, इसमें क्लियर कहा गया कि इन सिविल केसेस द फैक्ट दैट द करेक्टर ऑफ एनी पर्सन concerned is such as to render probable or improbable any conduct imputed to him is irrelevant।
कि सिविल केसेस के अंदर आप इस बात को नहीं देखेंगे कि एक बंदे का करेक्टर कैसा है, आप उसकी करेक्टर की बात नहीं करेंगे। आप ये नहीं कहेंगे कि ये बंदा आपके पास ये लेकर आया है, इसका अपना करेक्टर जनाब इस किस्म का है, इसलिए इसकी कॉज ऑफ एक्शन जो है, इसके अंदर आपको कोई दमखम नजर नहीं आता, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आप इस किस्म की बात नहीं करेंगे। अब ये जो इस आर्टिकल 66 के अंदर जो कुछ कहा गया, ऐसा कहने की यानी सिविल केसेस के अंदर करेक्टर को जनरली इररेलेवेंट करार देने की दो वजूहत है। पहली वजह ये कही गई कि सिविल केसेस के अंदर द कोर्ट हैज टू ट्राई द केस एंड नॉट द मैन। एक जनरल एक मैक्सिमम समझने की ये है, एक जानी मानी बात है कि सिविल के कोर्ट को सिविल कोर्ट हैज टू ट्राई द केस एंड नॉट द मैन। मैन आदमी को नहीं देखना, वेरी बैड मैन मे हैव वेरी राइटियस कॉज ऑफ एक्शन। बड़े एक बेशक एक आदमी बहुत ही खराब है, लेकिन हो सकता है जो कॉज ऑफ एक्शन वो आपके पास लेकर आया वो बहुत अच्छी है। एक शख्स ने पहले जो है बेशक उसने 10 लोगों के साथ फ्रॉड किया है, लेकिन अब अगर उसकी अपनी प्रॉपर्टी पे कब्जा हो गया और आप वो आपके पास आया है कि मेरी प्रॉपर्टी पे कब्जा हो गया, बड़ी जेन्युइन कॉज ऑफ एक्शन है। आप इस वजह से उसको उसका केस सुनने से इनकार नहीं कर सकते कि आपने खुद भी तो कई लोगों के साथ फ्रॉड किया, तो अब आप भुगते। आप इस बिना पर उसको इनकार नहीं कर सकते। बेशक उसने भी कई लोगों को उसने उसने टीज किया, कई लोगों को उसके साथ उसने भी जो है उसने फ्रॉड किया एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन जब आपके पास वो आया है तो एक जेन्युइन कॉज ऑफ एक्शन लेकर आया है, सो आपने उसको सुनना है और यहाँ पर उसके करेक्टर को डिस्कस करके उसके करेक्टर को लेकर उसको रिफ्यूज नहीं किया जाएगा। दूसरी रीजन ये है कि अगर सिविल केस के अंदर आप अननेसेसरली एक पार्टी के करेक्टर को डिस्कस करने बैठ जाएंगे, तो केस की लेंथ आप देखिए कि कितनी लंबी हो जाएगी। और चूंकि वैसे तो केस सिविल हो या क्रिमिनल, हमेशा कोर्ट जो है वो फोकस करती है उन पॉइंट्स के ऊपर जो इन इशू होते हैं और जिनके बारे में जो है वो बात करनी चाहिए, जो अननेसेसरी लेंथ ना करे, बल्कि जो जो वाकई जो है चीजों को जो असल बातें हैं उनके बारे में एविडेंस ली जाए, उनको जो है डिस्कस किया जाए और उनका सोल्यूशन निकाला जाए। तो करेक्टर अगर रेलेवेंट ही नहीं है तो हम करेक्टर के बारे में एविडेंस मांग कर कोर्ट का और जो पार्टी है उनका हम टाइम क्यों वेस्ट करें। इसलिए सिविल केसेस के अंदर जनरल रूल ये है कि हम पार्टी के करेक्टर को डिस्कस नहीं करेंगे, बिकॉज अ वेरी बैड मैन मे हैव अ वेरी राइटियस कॉज ऑफ एक्शन। अच्छा, लेकिन इसके बाद इसमें एक एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन ये है, एक्सेप्ट इन सो फार सच करेक्टर अपीयर्स फ्रॉम फैक्ट्स अदरवाइज रेलेवेंट। अगर वो कहते हैं कि केस के फैक्ट्स ऐसे हैं कि जहां पर लगता है कि पार्टी का करेक्टर वो डिस्कस करना चाहिए और केस के फैक्ट्स के हिसाब से जो है रेलेवेंसी बनती आपको नजर आती है, तो फिर आप करेक्टर के बारे में बात कर सकते हैं। सिविल साइड पर भी बहुत से केसेस ऐसे होते हैं जहां पर खुद पार्टी का करेक्टर ही इन इशू होता है। अब जैसे फर्ज करें डाइवोर्स का एक केस है और उसके अंदर जो है वो मियाँ बीवी की तरफ से एक दूसरे के ऊपर करेक्टर के बारे में बात की जा रही है। एक पार्टी जो है वो डाइवोर्स चाहती है इस बिना पर कि उसका लाइफ पार्टनर जो है वो उसके साथ सिंसियर नहीं है या उसके साथ लॉयल नहीं है, और उसमें करेक्टर को लेकर वो इशू बनाए हुए है। तो अब यहाँ पर तो करेक्टर की बात होगी, क्योंकि जब आपने वो कहानी चली है और उसी बेस पर चली है, तो अब यहाँ पर तो करेक्टर को डिस्कस किया जाएगा। इसी तरह डेफेमेशन का केस है। अब डेफेमेशन के सूट के अंदर आप प्लेंटिव के करेक्टर को अगर डिस्कस नहीं करेंगे, तो कैसे फिर तो आपको जितने भी भारी से डैमेजेस हैं वो आपको या तो आप वो पे करने के लिए तैयार हो जाए, अदरवाइज आप प्लेंटिव के करेक्टर को डिस्कस करें। तो प्लेंटिव के करेक्टर को वहां पर अंडर डिस्कशन लाया जाएगा। तो अगर केस के फैक्ट्स ऐसे हैं कि आपको पार्टी का करेक्टर वो उसको डिस्कस करना जरूरी बन जाता है, तो फिर तो आप उसको डिस्कस करेंगे। अदरवाइज जनरल रूल वही अपनी जगह पर रहेगा कि अननेसेसरली सिविल केस के अंदर किसी भी पार्टी के करेक्टर को डिस्कस नहीं किया जाएगा। अच्छा, आर्टिकल 66 के बाद ऑब्वियसली मुझे आर्टिकल 67 पर जाना चाहिए, लेकिन मैं पहले आर्टिकल 68 पर जाऊंगी, उसके बाद मैं आर्टिकल 67 पर आऊंगी। आर्टिकल 68 कहता है कि in criminal proceedings the fact that the accused person has a bad character is irrelevant। अब आर्टिकल 66 में सिविल केसेस में कहा गया कि जनरल रूल ये है कि इंसान का जो करेक्टर है वो इररेलेवेंट है। इसी तरह से आर्टिकल 68 की जो ओपनिंग जो उसकी स्टेटमेंट है वो ये है कि एक क्रिमिनल केस के अंदर भी एक्यूज्ड के बैड करेक्टर के बारे में आप अगर बात करेंगे तो वो गलत बात होगी, इररेलेवेंट होगी, वो इररेलेवेंट होगी।
क्रिमिनल केस के अंदर भी पार्टी का बैड एक्यूज का बैड करेक्टर इररेलेवेंट होगा अनलेस अनलेस एविडेंस हैज बीन गिवन दैट ही हैज अ गुड करेक्टर, इन विच केस इट बिकम्स रेलेवेंट। हाँ, माँ सिवाय इसके वो कहती है कि जो प्रोसिक्यूशन है ना, जिस वक्त वो केस को वो प्रेजेंट करेगा, तो प्रोसिक्यूशन ने एक जो एक्यूज्ड है उसके बैड करेक्टर के बारे में उसने कोई डिस्कशन नहीं करनी, उसको वो ना छेड़े। वो सिर्फ जो चार्ज है, इसने थेफ्ट किया है, ठीक है, थेफ्ट के बारे में बताए, इसने मर्डर किया, मर्डर के बारे में बताए, वो उसके करेक्टर को डिस्कस नहीं करेगा। और अगर एक्यूज भी वाइल डिफेंडिंग हिमसेल्फ वो सिर्फ यही प्ली लेता है, सिर्फ उसी उसी हद तक रहता है, वो थेफ्ट जो चार्ज लगा है उसकी हद तक रहता है, वो अपनी अच्छाई या अपनी वो जो है अपने आप को अपने करेक्टर के बारे में वो डिस्कशन किसी किस्म की नहीं करता, उसका वो पेंडोरा नहीं खोलता, तो आप भी उसके करेक्टर के बारे में बात नहीं करेंगे। लेकिन अगर प्रोसिक्यूशन ने तो करेक्टर को डिस्कस नहीं किया, लेकिन एक्यूज जो है वाइल डिफेंडिंग हिमसेल्फ ही टेक्स द प्ली, वो ये अपने डिफेंस में मुझे कह रहा है कि मैं तो बड़े अच्छे किरदार का मालिक हूँ। अब जब उसने अपने अच्छे करैक्टर के बारे में बात की है, तो फिर आप उसके बुरे करैक्टर के बारे में एविडेंस पेश कर सकते हैं और फिर वो रेलेवेंट होगी। फिर उस वक्त आप बुरे करैक्टर उसके उसके करैक्टर के हवाले से अगर बात करते हैं, एविडेंस प्रोड्यूस करते हैं, तो फिर उस वक्त करैक्टर के बारे में एविडेंस रेलेवेंट समझी जाएगी। यानी प्रोसिक्यूशन नहीं उसके ऊपर उसके करैक्टर को डिस्कस करेगी, लेकिन अगर एक्यूज अपने आप को डिफेंड करते हुए अपने करैक्टर का सहारा लेता है, तो फिर प्रोसिक्यूशन भी आजाद होगा कि वो भी अपने उसके करैक्टर के बारे में डिस्कशन करें। अच्छा, अब मैंने जो इसके साथ दो इसकी एक्सप्लेनेशंस भी हैं, लेकिन उनको डिस्कस करने से पहले आर्टिकल 67 पर आ जाए। आर्टिकल 67 कहता है, इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स द फैक्ट दैट द पर्सन एक्यूज्ड इज ऑफ अ गुड करेक्टर इज रेलेवेंट। कि क्रिमिनल केसेस के अंदर ये बात कि एक एक्यूज जो है उसका करेक्टर अच्छा है, वो रेलेवेंट होगा। अब यहाँ पर ये जब आपने उस ये जो आर्टिकल है ना, इसको अक्सर ये जब आर्टिकल 67 को हम पहले पढ़ लेते हैं, फिर जब हम आर्टिकल 68 की तरफ जाते हैं, तो वो वहां पर जो है वो हमें यानी ये कहता है कि हम अच्छे करेक्टर की बात कर सकते हैं। आर्टिकल 68 पर जाते हैं तो वो कहता है कि एक ये बात कि एक आदमी का करेक्टर जो है वो बैड करेक्टर है, तो वो इररेलेवेंट है, तो ओपनिंग स्टेटमेंट से ही इसकी और उसकी जो है वो एक एक तरह की हमें कंफ्लिक्ट नजर आती है। इसलिए मैंने उसके बारे उसकी जो है वो उसको पहले पढ़ लिया और अब मैंने इसको पढ़ा। आप इसको यूं भी समझ लेते, आप जनरल एक चीज देखिए, आप समटाइम जो है जो लेजिस्लेचर की जो होती है ना लैंग्वेज, वो दैट इज क्वाइट ओवरलैपिंग, क्वाइट कंफ्यूजिंग, और वो आपको जो है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड सी होती है, आपको कंफ्यूज कर रही होती है। ऐसी सिचुएशन में जो ओवरऑल जो एक कंक्लूजन हो रहा है ना, आप सिर्फ उस कंक्लूजन पे फोकस करें। आर्टिकल 68 को पहले पढ़ने की वजह ये थी कि हम अगर देखें तो प्रोसीजरली हमें आर्टिकल 68 को पहले पढ़ना चाहिए और थ्योरेटिकली हमें आर्टिकल 67 को बाद में पढ़ना चाहिए। प्रोसीजरली इस तरह से कि क्रिमिनल केसेस में प्रोसिक्यूशन जो है बुरे करेक्टर की बात नहीं करेगा, लेकिन अगर उसने कहा कि मेरा करेक्टर अच्छा है, तो फिर प्रोसिक्यूशन भी जो है वो उसके बुरे करेक्टर के बारे में एविडेंस ला सकता है, और आर्टिकल 67 की रूह से फिर एक्यूज अपने अच्छे करेक्टर के बारे में बात कर सकता है। तो इस तरह से दोनों के दरमियान जो है ना, ये अगर आप पहले 67 को पढ़ के 68 की तरफ जाते हैं, तो वो आपको कंफ्यूज करेगा, इसलिए मैंने जो है इसको इसकी इसकी बात की। अच्छा, जब हम करेक्टर के अच्छे या बुरे होने की बात करते हैं, और आप अगर कहते हैं कि एक्यूज का करेक्टर बुरा है, तो आप सिर्फ उस क्वालिटी की हद तक रहें जिस क्वालिटी को लेकर उसने जो है बहस का आगाज किया है। जैसे अब अच्छे करेक्टर की अगर हम कहते हैं फलां का करेक्टर अच्छा है, तो हमारे पास 1001 क्वालिटीज होंगी जो हम अच्छे करेक्टर में पॉजिटिव क्वालिटीज के तौर पर पेश कर सकते हैं। अगर हम किसी के बुरे करेक्टर की बात करें, तो तब भी हमारे पास 1001 नेगेटिव क्वालिटीज होंगी जिनको हम किसी इंसान के बुरे करेक्टर की एविडेंस के लिए बुरे करेक्टर के तौर पर हम कह सकते हैं जी ये भी है, तो इस बिना पर उसका करेक्टर बुरा करेक्टर है। अब क्वालिटीज तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन आपने फोकस करना है सिर्फ उस क्वालिटी पर जिस क्वालिटी को एक्यूज ने डिस्कस किया है। यानी अगर एक्यूज कहता है कि मैं ऑनेस्ट हूं, तो आप उसकी सिर्फ डिसऑनेस्टी की बात करेंगे, फिर आप उसमें उसकी किसी और जो है नेगेटिव क्वालिटी को डिस्कस नहीं करेंगे।
अगर एक्यूज कहता है कि मैं बहुत केयरफुल हूं, तो फिर आप उसकी केयरलेसनेस ही की बात करेंगे, किसी और चीज की बात नहीं करेंगे। तो आपने जब उसके अच्छे या बुरे करेक्टर के बारे में भी जब एविडेंस प्रोड्यूस हो रही होगी, तो उस वक्त भी एक्यूज ने भी फोकस करना है अपनी सिर्फ उस क्वालिटी के पर जिसके जिसको लेकर उसके ऊपर चार्ज लगा है, और जो प्रोसिक्यूशन है उसने भी कोशिश करनी है कि सिर्फ उसी क्वालिटी पे रहे और आगे तक आप ना जाए। टाइम भी इससे बचेगा, और अननेसेसरी जो हम किसी की जो उसकी रेपुटेशन को हम करने की, नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें, या आगे हम कुछ और उसके लिए प्रॉब्लम्स करें जो जिनकी इंसाफ इजाजत नहीं देता, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। अच्छा, फिर अब आ जाए आर्टिकल 68 की एक्सप्लेनेशंस की तरफ। आर्टिकल 68 में दो एक्सप्लेनेशंस हैं। जो पहली एक्सप्लेनेशन है वो कहती है कि दिस आर्टिकल डज नॉट अप्लाई टू केसेस इन विच द बैड कैरेक्टर ऑफ एनी पर्सन इज इटसेल्फ अफेक्टेड इशू। वही बात आ गई, समटाइम सिविल केसेस के अंदर भी करेक्टर इन इटसेल्फ इशू होता है, और समटाइम क्रिमिनल केसेस के अंदर भी करेक्टर ही इन इशू होता है। जैसे सीआरपीसी की सेक्शन के जो सेक्शंस हैं 109 से लेकर 119 तक, जो वो सिक्योरिटी प्रोसीडिंग्स के बारे में जहां बात होती है, तो वहां पर आप ये चेक कीजिएगा, सीआरपीसी के सेक्शन 109 से 119 तक, 109 से 119 तक, जो जितने भी सेक्शंस हैं, उन सेक्शंस के तहत जो सिक्योरिटी प्रोसीडिंग्स के अंदर जब आप एक्यूज को पकड़ती हैं, एक्यूज के आप उसका उसका जो है, जब उसका चार्ज कर रहे होते हैं उसको, तो उसमें उसका बैड करेक्टर ही जो है आप उसी को बुनियाद बनाते हैं। अब इस किस्म के केसेस के अंदर एक एक एक्यूज का बैड करेक्टर ही उसका जो है एक इशू होता है, वही इन इशू है। तो फिर आप इस सिलसिले में जो है आप वेट नहीं करेंगे, फिर तो प्रोसिक्यूशन स्टार्टिंग पॉइंट ही उसका ये है कि एक्यूज को पकड़ा गया, और इस वजह से पकड़ा गया कि उसका करेक्टर इस किस्म का हमें लगा। तो वो जो इस जैसी और भी बहुत सी प्रोविजन है जहां पर क्रिमिनल केसेस के अंदर एक इंसान का बैड करेक्टर ही इन इशू होता है। अब वहां पर हम वेट नहीं करेंगे, प्रोसिक्यूशन वहां पर वेट ही नहीं कर सकता कि एक्यूज अपने करेक्टर को बात करे तो फिर मैं इसके ऊपर अटैक करूं। नहीं, वहां तो प्रोसिक्यूशन ने स्टार्ट करना है, तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट ही ये होना है कि एक्यूज जो है वो उसका करेक्टर एक बैड करेक्टर है, इज अ मैन ऑफ बैड करेक्टर, वो तो स्टार्टिंग पॉइंट ही वो उसका यही होगा। इसके बाद जो एक्सप्लेनेशन नंबर 2 है, वो कहती है कि a previous conviction is relevant as evidence of bad character। प्रीवियसली जो एक एक इंसान अगर कन्विक्टेड है, तो वो क्रिमिनल केसेस के अंदर इन सर्टन सर्कमस्टांसेस वो एक रेलेवेंट एक चीज बन जाती है। क्योंकि वंस एक शख्स जो है अगर किसी क्राइम में अगर वो कन्विक्टेड है, तो उससे दोबारा फिर अगर उसका नाम आया, तो प्रीवियसली भी वो कन्विक्टेड था, तो कहीं वो हैबिचुअल तो नहीं है। तो ये एक चीज जो है, ये ऑफ कोर्स ये एक जो है वो डाउट क्रिएट करती है, और इस पे कोर्ट को देखना पड़ता है। प्रीवियसली भी ये कन्विक्टेड था, अब फिर जो है इसके साथ इसका नाम इसमें आया है, तो ऐसा तो नहीं कि ये हैबिचुअल है। तो प्रीवियस कन्विक्शन जो है उसको वो रेलेवेंट हो जाएगी, और उसके बैड करेक्टर की एविडेंस के तौर पर वो एडमिसिबल हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताती चलूं कि प्रीवियस कन्विक्शन जो है, नॉट ओनली अंडर दिस आर्टिकल दैट इज रेलेवेंट, बल्कि क्यूएसओ के आर्टिकल 27 के तहत भी वो रेलेवेंट है। इसके अलावा आर्टिकल 57, आर्टिकल 27 में भी रेलेवेंट है। आर्टिकल 57 की जो इलस्ट्रेशन ई और एफ हैं, उनके तहत भी ये रेलेवेंट है। और इसके अलावा आर्टिकल 21 में भी प्रीवियस कन्विक्शन का जिक्र आता है। तो प्रीवियस कन्विक्शन जो है एट मोर देन वन प्लेसेस इन क्यूएसओ दैट इज रेलेवेंट। तो यहाँ पर भी जो है उसकी बात की गई। और इसके बाद हम आ जाते हैं आर्टिकल 69 पर। आर्टिकल 69 एक और सिचुएशन बता रहा है। आर्टिकल 69 कहता है कि इन सिविल केसेस, फिर सिविल केसेस की तरफ बात आ गई, कि सिविल केसेस के अंदर द फैक्ट दैट द करेक्टर ऑफ एनी पर्सन इज सच एज टू अफेक्ट द अमाउंट ऑफ डैमेजेस which he ought to receive is relevant। यानी सिविल केसेस के अंदर अगर आपने डैमेजेस क्लेम किए हैं, और डैमेजेस की अमाउंट कम या ज्यादा हो सकती है अगर आप पार्टी के करेक्टर को डिस्कशन अंडर डिस्कशन लाते हैं, और वहां अगर साबित हो जाता है कि दूसरी पार्टी का करेक्टर जो है वो बैड करेक्टर है, तो आपकी जो अमाउंट है डैमेजेस की उसके ऊपर असर पड़ सकता है। तो फिर लॉ कहता है कि वहां करेक्टर रेलेवेंट हो जाएगा। जैसे डेफेमेशन के सूट के अंदर अगर आप ये कह देते हैं कि प्लेंटिफ ने मेरे खिलाफ जो डैमेजेस का केस किया, मैंने जो कुछ इसके बारे में कहा, मैंने इसको डिफेम नहीं किया जनाब,
मैंने तो जो कुछ किया ये रहा उसका सबूत। मैंने अगर कहा कि ही इज़ अ मैन ऑफ लूज़ कैरेक्टर तो ही इज़। ये उसका सबूत है। ये वो ड्रग्स लेता है या वो उसके जो है उसका कैरेक्टर ठीक नहीं है, उसके दूसरों के साथ औरतों के साथ अगर उसके ताल्लुकात एटसेट्रा एटसेट्रा, आप कुछ भी उसके ऊपर अगर एलिगेशन लगाती हैं और आप उसका सबूत भी पेश कर देते हैं, तो फिर ऑफ कोर्स वो जो डैमेजेस आपसे क्लेम कर रहा है, वो फिर डैमेजेस उनसे महरूम भी आप जो है सेफर एज पे होंगे, आपको नहीं डैमेजेस देने पड़ेंगे। या फिर हो सकता है कि इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस बहुत कम डैमेजेस आपको देने पड़े, उसने करोड़ों में आपसे मांगे हैं। आप अगर उसके करेक्टर को वाकई जो है वो साबित कर देते हैं कि जो बात आपने कही वो सच थी, आपने जो बात कही सच थी और प्लेंटिफ के बारे में आपने कुछ गलत नहीं कहा था, तो फिर अमाउंट जो है डैमेजेस की वो बहुत कम भी हो सकती है, या जो है वो बिल्कुल नॉमिनल सी भी हो सकती है, या बिल्कुल खत्म भी हो सकती है। तो जहां पर डैमेजेस क्लेम किए गए हों सिविल केसेस के अंदर, वहां पर अगर शुरू में करेक्टर रेलेवेंट नहीं भी था, मैंने एक ही आपको इलस्ट्रेशन दी है, और भी इसके इसकी जो है वो इसकी आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे सिविल साइड पर। तो अगर वहां पर डैमेजेस की अमाउंट के ऊपर असर पड़ सकता है करेक्टर को डिस्कस करके, करेक्टर के बारे में एविडेंस प्रोड्यूस करके, तो लॉ कहता है कि एविडेंस प्रोड्यूस की जा सकती है। तो इस तरह से हमने आर्टिकल 66 से 69 तक का हमने जायजा लिया, और हमने देखा कि करेक्टर कब रेलेवेंट होता है, कब रेलेवेंट नहीं होता है। और ये अगर आप इसको इसकी इसकी स्कीम समझ लेंगे ना इस क्वेश्चन की, तो आपको इंशाल्लाह ताला इसको इसको रिप्रोड्यूस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्लस आप इस क्वेश्चन को इसी तरीके से अगर लिखते हैं कि पहले आप करेक्टर की डेफिनेशन लेते हैं, डिस्पोजिशन को और रेपुटेशन को एक्सप्लेन करते हैं, फिर आप सिविल के मामले को डिस्कस करते हैं, फिर आप क्रिमिनल के मैटर, और क्रिमिनल में भी 68 को प्रोसीजरली आप पहले समझ लें, फिर 67 को थ्योरेटिकली आप जो है वो आप उसके बाद आप उसको डिस्कस कर लें, तो आपके लिए ये टॉपिक कोई मुश्किल नहीं है। यूजुअली लोगों को ये क्वेश्चन मुश्किल लगता है, मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको लगता है कि ये क्वेश्चन मुश्किल है, लेकिन ये क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इसको देखिएगा, समझिएगा, कोई और प्रॉब्लम हो तो मुझसे जरूर पूछ लीजिएगा। और अगर मेरे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जिन लोगों ने अभी रिसेंटली सब्सक्राइब किया उन लोगों को मेरे चैनल पर वेलकम। और इसी तरह से लेक्चर्स देखते रहिए और समझते रहिए। अल्लाह पाक आपको जो है हमेशा आपको कामयाबी दे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।